जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जहां पर वान ने जिस ड्रैगन को हराया था, उस ड्रैगन के मटेरियल को खरीदने के लिए वहां पर मर्चेंट आ जाते हैं। पर उन्होंने इसकी काफी कम कीमत लगाई थी और कीमत को लेकर वान और रैंगो उनसे झगड़ा करने लगते हैं, क्योंकि वो दोनों ईमानदारी से बिजनेस करना चाहते हैं। पर वो दोनों मर्चेंट इसके लिए तैयार नहीं थे। यहाँ तक कि उन्होंने उन दोनों को मैरी चैम्बर ऑफ कॉमर्स से एक्सपेल कर दिया था और वो दोनों जाते जाते उनका कैरेज भी ले जाते हैं। उनके वहाँ से चले जाने के बाद वान बेल और रैंगो को खुद की कंपनी शुरू करने को कहता है, पर इसको शुरू करने के लिए 3 काम करने होंगे। लेकिन वान 2 काम तो खुद से कर लेगा, पर तीसरे काम के लिए वो पैनामेला से मिलने के लिए चला जाता है, जो उसके लिए तैयार हो जाती है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं, जहाँ पर पैनामेला वान को एक टाइटल दिलाने के लिए किंग डिनो के सामने वान की शुरू से अब तक सारी बातें बता देती है। और वान के कारनामों को जानने के बाद किंग डिनो उसके लिए तैयार हो चुके थे। साथ ही साथ वान का विलेज अब काफी ज्यादा बड़ा हो गया था। उसी वक्त वहाँ पर नेबरिंग विलेज के कुछ लोग उसके विलेज में आ जाते हैं, क्योंकि वो लोग अपने ही विलेज में खुशी से नहीं रह पा रहे थे। लेकिन वान उन्हें अपने विलेज में रखने के लिए तैयार हो जाता है। इसी वजह से उनके बाकी साथी भी वहाँ पर आ जाते हैं, जिनकी हालत काफी ज्यादा खराब दिख रही थी। इसलिए वान उन्हें अच्छा अच्छा खाना खिलाने के बाद आराम करने के लिए घर का इंतजाम कर देता है। अब आगे नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है, जहाँ पर वान का विलेज काफी ज्यादा सुंदर लग रहा था। दूसरी तरफ वान अपने विलेज को और भी ज्यादा बड़ा करते हुए कहता कि आज के लिए इतना ही काफी है। वान की ऐसी बातों को सुनकर स्पार्टा कहना शुरू करता है, अब लॉर्ड वान चलो तुम्हारी पढ़ाई शुरू करते हैं। ये बात सुनकर वान निराश होते हुए कहता कि हम इसे अभी शुरू कर रहे हैं, वैसे काम खत्म होने के बाद ये ठीक नहीं है। जो सुनने के बाद स्पार्टा बोला कि मैं ऐसे किसी पर्सन को नहीं जानता जो पढ़ाई करते हुए मरा हो, और इससे यह साबित हो जाएगा कि यह गलत नहीं है। अब ये सुनकर वान के होश उड़ चुके थे। उसी वक्त वहाँ पर औरतों की पार्टी आ जाती है, जिनको देखकर वान कहने लगा तुम्हारे यहाँ फिर से स्वागत है, पर तुम काफी जल्दी शिकार से लौट आए। जो सुनने के बाद औरतों बताता है असल में हमें माफ कर दो। अब ये सुनने के साथ वान इसका रीजन पूछता है, जिस पर औरतों बताने लगा सच तो यह है कि हमें डंजन का एंट्रेंस मिल गया है। तभी वान अपने मन में कहा क्या कहा डंजन, यह वही चीज है ना जिसे हम ढूंढने से बचने की कोशिश कर रहे थे। दूसरी तरफ स्पार्टा का कहना है अगर कोई डंजन मिला है तो तुमको तुरंत इसकी रिपोर्ट करनी होगी, साथ ही साथ रॉयल कैपिटल में एक मैसेंजर भेजो। ये बात सुनकर वान कहता है कि क्या मेरे पास वाकई कोई और चॉइस नहीं है, जिस बात पर स्पार्टा पूरी तरह से एग्री था। अब ये सुनकर वान अपने मन में सोचने लगा एक डंजन की खोज के साथ एडवेंचरर विलेज में आ जाएंगे और मेरे फादर को डेवलपमेंट के काम के बारे में पता चल जाएगा। वान को गहरी सोच में डूबा देखकर और तो उसके लिए माफी मांगने लगता है, क्योंकि ये उससे की गलती है कि उसने डंजन को ढूंढ लिया। खुद को ब्लेम करता देखकर वान बताना शुरू करता है खैर अब जब तुमको यह मिल ही गया है तो हमारे हाथ बंधे हुए हैं। इसी बात पर मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि तुम जाकर रॉयल कैपिटल में इसकी रिपोर्ट करो और ये काम करेगा कुसाला। उसकी ऐसी बातों को सुनकर कुसाला हैरान हो गया था, लेकिन वान बताता कि पार्टी के स्काउट के तौर पर तुमने ही डंजन का पता लगाया था, है ना। अब इस बात का जवाब भी कुसाला के पास नहीं था, इसलिए औरतों कहता कि मैं इस बात से पूरी तरह से एग्री हूँ कि कुसाला इस काम के लिए एकदम सही है, लेकिन हमें भी उसके साथ जाना चाहिए। जिसका जवाब देते हुए वान बताता है मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों डंजन के आसपास के इलाके को एक्सप्लोर करो और तुम्हारा रिवॉर्ड की बात करें तो एक लार्ज गोल्ड कैसा रहेगा। वान के इस रिवॉर्ड को सुनकर औरतों अपना रवैया बदलते हुए कहता कि कुसाला रॉयल कैपिटल की अपनी सोलो ट्रिप में मजे करना और तुम्हारा इंतजार हम यहीं पर करेंगे। इन गद्दारों की ऐसी बातों को सुनकर कुसाला हैरान होते हुए कहा कि तुम तो हद से ज्यादा बदतमीजी कर रहे हो। दूसरी तरफ वान उसको एक डैगर पकड़ाते हुए उसके बारे में बताना शुरू करता है खैर मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है, इसलिए मैं तुम्हें एक मिथरल से बनी छोटी सोड देता हूँ। यहाँ तक कि हमने सारा मिथरल और इस्तेमाल कर लिया है, इसलिए यह काफी कीमती है। तो बताओ क्या ये तुम्हारे लिए इनफ रिवॉर्ड है। ये सुनने के साथ कुशाला की खुशी का ठिकाना नहीं था और वो इसी खुशी के साथ अपने सोलो ट्रिप के लिए रवाना हो चुका। उसको वहाँ से जाता देखकर और तो उसको रुकने के साथ बताता कि अरे रुको कुशाला, मुझे लगता है कि हमें जगह बदल लेनी चाहिए। पर कुशाला वहाँ से जाते हुए बताना शुरू करता है मैं ही वो हूँ जिसने उसे ऐसा करने के लिए कहा था और तुम दोनों के लिए मुझे काफी बुरा लग रहा है ना बॉस। फिर इसी के साथ यहाँ से कट होकर कुशाला के सोलो की ट्रिप की तरफ आ गया था, जहाँ पर वो काफी मजे के साथ जा रहा होता है और वो रास्ते में अपनी लिटिल सोड को देखते हुए कह रहा था जरूर मेरे अच्छे बर्ताव की वजह से लॉर्ड वान की खास तौर पर बनाए गए लिटिल सोड को पूरे रास्ते में देखते रहने से रॉयल कैपिटल का सफर पलक झपकते ही बीत जाता है। और जब वो ऐसा कह रहा था तभी हम सामने की तरफ देखते हैं, जहाँ पर एक कैरेज गिरा हुआ था। साथ ही साथ उस कैरेज की हालत काफी ज्यादा खराब दिख रही थी और उसकी साइड में हम एक घोड़े को देख पाते हैं जिसको काफी सारे जायंट गोब्लिन ने मार डाला। जो देखकर कुशाला अपने घोड़े पर से उतरने के साथ कहता है कि आमतौर पर ये एनिमी मेरे लिए थोड़े मुश्किल साबित होते हैं, लेकिन अब वह मुझे छू तक नहीं पाएंगे। जो कहने के बाद वो आगे बढ़ते हुए वान के द्वारा दिया गया डैगर का इस्तेमाल करने के साथ उनमें से एक गोब्लिन को जान से मार डालता है। अपने साथी को मरता देखकर उन दोनों गोब्लिन को उस पर काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था, इसलिए वो उसको जान से मारने के लिए आगे बढ़ने लगे। उनको अपनी तरफ आता देखकर कुशाला भी उन्हीं की तरफ जाते हुए कहता कि अपने भले के लिए तुमको समय रहते ही रुक जाना चाहिए था। जो कहने के बाद उसने उस जायंट गोब्लिन का खात्मा कर दिया, पर एक जायंट गोब्लिन अभी भी जिंदा बचा हुआ है। जो देखकर कुशाला का
कहा कि तुम में बिल्कुल भी तालमेल नहीं है। इसी के साथ वो भी अपनी जान से हाथ धो बैठा, जबकि दूसरी तरफ कुशाला खुशी के मारे झूमते हुए बताता है कि ये पागलपन है, लेकिन मुझे इसकी लत लग सकती है। और जब वो ऐसा कह रहा था तभी हम कैरेज के सामने एक लड़की को देख पाते हैं जो उससे कह रही थी, मुझे बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया और मेरा नाम फ्लेमेरिया है, पर मुझे तुम काफी फेमस आदमी लगते हो, क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकती हूँ? अपने सामने इतनी क्यूट लड़की को देखकर कुशाला शर्माते हुए कहा कि अरे मैं तो बस एक मामूली एडवेंचरर हूँ जिसका नाम कुशाला है और मैं कोई फेमस आदमी नहीं हूँ। उसकी इस बात को नकारते हुए फ्लेमेरिया कहने लगी, मैं बता सकती हूँ कि तुम जिस तरह से पेश आती है उससे तुम अलग दिखते हो। उसकी प्यारी सी बातों को सुनकर कुशाला कुछ कहना तो चाहता था, पर वो उसकी शक्ल देखकर कह नहीं पाता। वहीं दूसरी तरफ फ्लेमेरिया बताती है कि मैं समझ गई और मैं यहाँ से रॉयल कैपिटल की ओर पैदल जा रही हूँ, इसलिए मुझे बाद में तुम्हारा फेवर तुमको चुकाने दीजिएगा। ये बात सुनकर कुशाला कहता है कि मैं भी रॉयल कैपिटल की तरफ जा रहा हूँ, इसलिए तुम भी मेरे साथ चल सकती हो। जो कहने के साथ कुशाला उसको उठाने के साथ अपने घोड़े पर बिठा देता है। साथ ही साथ वो उसको बताता कि तुमने देखा मेरा घोड़ा भी मेरे बजाय तुम्हारे जैसी यंग लड़की को उठाकर काफी ज्यादा खुश है। उसकी इस बात पर उसका घोड़ा भी अपनी आवाज में हाँ करता है। वहीं दूसरी तरफ फ्लेमेरिया इससे थोड़ी एम्बेरस दिख रही थी, जबकि कुशाला सवाल करता है, फ्लेमेरिया वैसे तुम रॉयल कैपिटल में कहाँ जा रही थी? जो सुनने के बाद फ्लेमेरिया का चेहरा एकदम से उतर चुका था, पर वो बताती है, खैर मेरे फादर एक बैरन थे, लेकिन बैटल में उनकी डेथ हो गई और उनकी जमीन जीत ली गई, इसलिए मैं एक नोबल के घर में मेड के तौर पर काम ढूंढ रही हूँ। उसकी दुख भरी कहानी को सुनने के बाद कुशाला बताना शुरू करता है, तो तुम भी मेरी तरह आजाद हो, मैं भी एक दूर के विलेज में रहता हूँ, लेकिन अगर तुम चाहो तो मेरे साथ क्यों नहीं आ जाती? और फ्लेमेरिया मुझे यकीन है कि वहाँ तुम्हारे लिए काम होगा, इसके अलावा मैं तुमको प्रोटेक्ट कर सकता हूँ और तुम्हें इसका पछतावा नहीं होगा। ये बात सुनकर फ्लेमेरिया के होश उड़ चुके थे, पर वो काफी ज्यादा खुश होने के साथ कहती है कि ठीक है, पर हर चीज के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। फिर यहाँ से इनकट होकर वान के विलेज की तरफ आ गया था, जहाँ पर वो एस्पार्टा को बता रहा था, अब जब एक डंजन मिल गया है तो मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर आने वाले सभी एडवेंचर के लिए एक अलग आउटपोस्ट बनाऊंगा। पर एस्पार्टा को इसके बारे में कुछ नहीं पता था, इसलिए वान बताता कि एक तरह से एडवेंचर को पसंद आने वाला एक छोटी सी चौकी की तरह है। इस बात को समझते हुए एस्पार्टा कहा कि मैं समझता हूँ, ऐसे में इस नए आउटपोस्ट के लिए एक गवर्नर का नाम देना सबसे अच्छा होगा, क्योंकि तुम इसी विलेज में रहोगे, इसलिए तुमको आउटपोस्ट की देखभाल के लिए किसी की जरूरत होगी। इस बात पर वान कह रहा था, तो क्या मैं आपसे गवर्नर के तौर पर काम करने के लिए कह सकता हूँ? अब ये सुनने के साथ एस्पार्टा बोला कि हाँ ये ठीक रहेगा और तुमको आउटपोस्ट में शांति बनाए रखने के लिए एक नया शिवालिक ऑर्डर भी बनाना चाहिए। उनकी इस बात पर वान बताता है कि ठीक है, डी का ग्रुप सिटो में सिटो शिवालिक ऑर्डर होगा और हम नई आउटपोस्ट में एस्पार्टा शिवालिक ऑर्डर बनाएंगे। फिर यहाँ से बाहर की तरफ आ गया था, जहाँ पर काफी सारे लोगों ने एक लंबी सी रस्सी पकड़ रखी थी, जबकि वहाँ पर एक बंदा एक क्यूब को लाते के साथ कहता है कि लॉर्ड वान हमें ये मटेरियल कहाँ पर रखना चाहिए? जिस बात पर वान उनका शुक्रिया अदा करते हुए बता देता है कि उन्हें वहीं पर साइड में रख दो। फिर वो अपने मन में कहा कि सबकी मदद से सब ठीक चल रहा है, इस रफ्तार से हम एक महीने में आउटपोस्ट बना लेंगे। उसी वक्त वहाँ पर डी टपकते हुए कह रहा था, इसे हम पर छोड़ दो, हम आज ही जरूरी मटेरियल्स ले आएंगे। डी की ऐसी बातों को सुनकर वहाँ के सारे लोग इसके लिए तैयार हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ वान अपने मन में कहा कि मैं इस ग्रुप को अपना शिवालिक ऑर्डर बना सकता हूँ, है ना? फिर वो उसको बताता कि क्या तुम इनमें से कुछ लोगों को सिटो शिवालिक ऑर्डर के लिए हैंड हंट कर सकते हो। अब ये सुनकर डी को भी इसका ये वाला आइडिया काफी ज्यादा पसंद आया। फिर हम इसके कुछ देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर एक बंदा उससे कह रहा था, मुझे माफ करना कि हम पहले ही एस्पार्टा शिवालिक ऑर्डर के लिए रिक्रूट हो चुके हैं और हम सब ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है कि हम शामिल होंगे। उसकी ऐसी बातों को सुनकर वान काफी ज्यादा हैरान होने के साथ अपने मन में कहता कि एस्पार्टा ने कोई समय बर्बाद नहीं किया, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि उसने सिटो शिवालिक ऑर्डर से पहले ही लोगों को सिक्योर कर लिया है। उसी वक्त वहाँ पर केम्सिन आते के साथ लॉर्ड वान को बता देता है कि कुशाला यहाँ पर आ गया है, पर एक दिक्कत है। नेक्स्ट सीन में कुशाला लॉर्ड वान को बता रहा था कि लॉर्ड वान मैंने वह रिपोर्ट रॉयल कैपिटल में फाइल कर दी है। जो सुनकर वान इससे काफी ज्यादा खुश हो गया था, पर वो अपने सामने उस लड़की को देखकर उसके बारे में पूछता है, जिस पर कुशाला उसको पूरी कहानी बताने के बाद कहता है, इसी वजह से उसके पास कहीं जाने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसी वजह से मैं उसको यहाँ पर ले आया। वैसे भी आप अभी भी रेजिडेंस को ले रहे हैं, है ना? तो इससे बढ़िया और क्या चीज हो सकती है? इस पे वान बता रहा था, तुम ठीक कह रहे हो और तुम्हारे यहाँ स्वागत है, साथ ही तुमसे मिलकर मुझे खुशी हुई और मैं इस विलेज का लॉर्ड हूँ, मेरा नाम वान नहीं फटियो है। जो सुनकर फ्लेमेरिया उसके सामने झुकने के साथ कही, मैं फ्लेमेरिया हूँ और कुशाला ने मुझे तब बचाया था जब रॉयल कैपिटल के पास और उसके एक ग्रुप ने मुझ पर हमला कर दिया था। अब ये सुनकर कुशाला फ्लेक्स मारते हुए कहा कि नहीं, मैंने कुछ खास नहीं किया, ये तो सब उस लिटिल सोर्ड की बदौलत हुआ जो तुमने मुझे दी थी लॉर्ड वान। उसकी ऐसी बातों को सुनकर फ्लेमेरिया कहती है, तो आप ऐसा सोचते हैं, लेकिन मेरे लिए आप लेजेंड के हीरो से भी ज्यादा शानदार थे। जो सब कहने के बाद वो दोनों शर्माने के साथ एक दूसरे को देखने लगते हैं, पर मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया है। और जब वो ऐसा कह ही रहे थे तभी हम सामने की तरफ एक मुस्टंडो का ग्रुप देखते हैं, जो दिखने में काफी ज्यादा अजीब लग रहा था और वो इतना अजीब है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते।
सकते। उन अजीब से ग्रुप को देखकर वान के होश उड़ चुके थे। साथ ही वो कहा, ये तो प्रलय है, प्रलय आ गया है। दूसरी तरफ कुसाला उसको समझाता है, चिंता की कोई बात नहीं है, ये यहाँ डंजन के लिए एडवेंचरर हैं। और जब मैंने ये बात गिल्ड को बताई तो नोबल बनने की उम्मीद में कुछ बेवकूफ लोग यहाँ पर आ गए। फिर हम उस अजीब से ग्रुप की तरफ आते हैं जिसमें से एक बंदा बता रहा था, अरे अब तुम एक बहुत ही खराब जगह पर खेल रहे हो, है ना। जिस पर सेकंड बंदा कहता कि सुनो बच्चे, विलेज भले ही पास हो लेकिन यहाँ बाहर रहना खतरनाक है। साथ ही साथ थर्ड पर्सन का कहना है, तुम एक ब्यूटीफुल यंग फिली हो, यहाँ तक कि तुम जैसी लड़की पर बिगड़ते लोग अटैक करेंगे तो कैसा लगेगा, इसलिए अब घर भागो। उन नमूनों की ऐसी बातों को सुनकर वान अपने मन में कहता कि वह सच में तबाही के बाद की दुनिया के विलेन की तरह है। लेकिन रुको, उनकी बातों से ऐसा लग रहा है कि वो हमारे लिए परेशान है। तो उसकी इस बात पर केम्सन बताता कि सुनने में तो ऐसा ही लगता है, हो सकता है कि उनमें समझदारी की कमी हो, लेकिन वे अच्छे लोग लगते हैं। दूसरी तरफ फ्लैमेरिया उनके खतरनाक चेहरे को देखने के साथ कह रही थी, उनके चेहरे काफी ज्यादा डरावने हैं। अब ये सुनने के साथ उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा मुरझा जाता है। साथ ही साथ एक बंदा बताता कि फिर भी तुम बाहर की तरफ क्या कर रहे हो, अगर कोई मोस्टर हमला कर दे तो तुम मुसीबत में पड़ जाओगे। जिस बात का जवाब देते हुए वान बताता है, लेकिन अगर कुछ मिल भी गया तो कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि विलेज ज्यादा दूर नहीं है। जो सुनकर अब वो पूछने लगे कि विलेज कहाँ पर है, जिस पर वान उनको इशारे के थ्रू बता देता है कि वो सामने की तरफ है। अब अपने सामने उस विलेज को देखकर वो सारे के सारे हैरान होने के साथ कह रहे थे, क्या तुम इसे विलेज कहते हो, और उन बड़ी बड़ी दीवारों के साथ उन्होंने ये सब कैसे बनाया होगा। उनकी ऐसी बातों को सुनकर वान एक डेमो दिखाता है जहाँ पर वो अपनी पावर का इस्तेमाल करने के साथ एक पिंजरा क्रिएट कर दिया था। अब इतने बड़े कैद खाने को देखकर वो सारे के सारे हैरान हो चुके थे, जबकि वान बताना शुरू करता है कि यार ये सिर्फ टेम्परेरी फेसिंग है, इसलिए आज के लिए बस इतना ठीक रहेगा। लेकिन उनमें से एक बंदा कुछ ज्यादा ही पकड़ा चुका था और वो जोर जोर से चिल्लाते हुए कह रहा होता है, अभी अभी वो बेमिसाल मैजिक क्या था। उसी वक्त डी वहाँ पर एक दरख्त को पटकने के साथ कहता कि लॉर्ड वान, मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर और भी लकड़ियाँ ले आया हूँ। डी की ऐसी बातों को सुनकर वो मुस्टंडा हैरान होते हुए कह रहा था, क्या ये वही बदमाश लड़का है जिसको रॉयल कैपिटल में हर कोई जानता है और उसका नाम वान नहीं फटियो है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर डी काफी ज्यादा गुस्सा होने के साथ अपने सोर्ड को बाहर की तरफ निकालने के साथ कहा, तुमने जिसने भी ऐसा अभी कहा आगे आओ, हाउस फटियो के तौर पर नहीं, सीटो शिवालिक ऑर्डर के कमांडर के तौर पर मैं तुम्हें पनिशमेंट दूंगा। ये सुनने के साथ उस मुस्टंडे ने डी पर अटैक कर दिया था, पर डी अपने सोर्ड का इस्तेमाल करने के साथ उसकी सोर्ड को ही बीच में से काट देता है। अब ये देखकर उस बंदे के साथ साथ उसके साथी भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, लेकिन वान अपने मन में कहने लगा। उसके बाद से जब भी मोहाक के लड़कों ने डी को देखा तो वे काफी ज्यादा डर से कांप उठे और उन्होंने उसका स्वागत किया। उनको अपने सामने झुका हुआ देखकर डी बताता कि मैं तुम लोगों को कुछ भी बुरा करने की इजाजत नहीं दूंगा, जबकि वान अपने मन में कह रहा था डी के आसपास उनके बिहेवियर के उलट वे इस बात से काफी ज्यादा खुश लग रहे थे कि मैं एक लॉर्ड हूँ और अभी भी एक बच्चा हूँ। तभी एक बंदा सवाल करता है कि आप इस जगह पर क्यों हैं लॉर्ड वान, जिस पर लॉर्ड वान उन्हें बता देता है कि मुझे अपने ही घर से निकाल दिया गया है, इसलिए मैं यहाँ पर हूँ। वहीं दूसरी तरफ ऑर्थो आते के साथ काफी ज्यादा हैरान होने के साथ कह रहा था, इतने सारे अपोनेंट कब से आ गए। ऑर्थो को यहाँ पर देखकर वान उनसे कहा कि अरे ऑर्थो, क्या तुम अभी अभी डंजन से वापस आए हो। उसकी इस बात का जवाब देते हुए ऑर्थो बताता है कि हाँ, हम कुछ ही देर पहले वापस आए हैं, और वो अपने सामने कुसाला को देखकर कहता है कि तो तुम भी वापस आ गए, पर ये लड़की कौन है। जिस पर कुसाला का कहना है, ये लेडी फ्लैमेरिया है, मैं उनसे रॉयल कैपिटल के रास्ते में मिला था, खैर हम पब्लिक हाउस में रुकेंगे इसलिए मैं तुमसे कल मिलूंगा। जो कहने के बाद वो वहाँ से जाने लगा। उसको ज्यादा देखकर उन चारों की आंखें फटी की फटी रह गई थी। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि ये तो अकेला गया था पर साथ आया है एक लड़की के साथ। उनको खोया हुआ देखकर वान कहने लगा, शायद मुझे कुसाला और फ्लैमेरिया के लिए एक घर बना देना चाहिए। अब ये सुनकर और भी ज्यादा हैरान होते हुए कह रहा था, क्या उन दोनों के लिए एक नया घर। उसकी इस बात पर वान पूरी तरह से एग्री था, लेकिन दूसरी तरफ ऑर्थो जमीन पर अपना हाथ मारते हुए जोर से चिल्लाते हुए कह रहा था कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। वहीं पर वान प्लूरियल से पूछता है कि डंजन कैसा है, जिस पर प्लूरियल बताने लगी, ऐसा लगता है कि इसके आसपास के इलाके में शायद ही कोई मॉन्स्टर हो, लेकिन इसका एंट्रेंस डीप क्रैक में है, इसलिए ये काफी खतरनाक जगह पर है। ये बात सुनकर वान सोचते हुए कहता है कि ये तो मुश्किल लग रहा है, वैसे क्या ये विलेज से दूर है। उसकी इस बात पर प्लूरियल बताना शुरू करती है, कैरेज में लगभग 2 से 3 घंटे लगते हैं। ज्यादातर डंजन के आसपास का नेचुरल माहौल खराब होता है, इसलिए लोग छोटे बेस बना सकते थे, लेकिन कोई भी कुछ बड़े लेवल पर नहीं बना सकता था। अब तक तो ऐसा ही था। उसकी घुमावदार बातों को सुनकर वान इरिटेट होते हुए अपने मन में कहा कि ये क्या है, ऐसा लग रहा है कि वह कुछ कहना चाहती है। तभी प्लूरियल कहने लगी, लेकिन तुम ऐसा कर सकते हो, है ना लॉर्ड वान। उसकी ऐसी बातों को सुनकर वान कहता है कि लेकिन जंगल सच में खतरनाक है और मेरे यहाँ कर्फ्यू भी लगा है, इसलिए मैं ज्यादा देर के लिए बाहर नहीं रह सकता। जो सुनकर प्लूरियल उसको मस्का लगाते हुए बताते कि हम तुमको प्रोटेक्ट करेंगे, साथ ही साथ हम पहले भी कई बार डंजन में जा चुके हैं, इसलिए यह खतरनाक नहीं है। जिस पर वान अपने मन में कहा कि लेकिन वह पीछे नहीं हट रही है, मैं यहाँ अपने मजेदार सिटी को बनाने का मजा लेना चाहता हूँ। फिर वो उससे कहा कि तुम्हें
है मुझे डंजन में ले जाना होगा और मुझे डेजर्ट और झपके के लिए चीजों की जरूरत होगी, इसलिए हम अपने अटेंडेंट टेल और केम्सन और लेडी आटे को भी ले जाएंगे। यहाँ तक कि डी और एस्पार्डा को सिटी बनाने का काम करना है, इसलिए वह यहीं रहेंगे। इसी वजह से हमें एस्कॉर्ट करने के लिए बहुत से लोगों की जरूरत होगी। जो सब बकने के बाद वो अपने मन में ईवल की तरह हंसते हुए बोला, यह तो बेमतलब की रिक्वेस्ट है, कौन जानता है कि अगर मैं 8 साल का नहीं होता तो क्या कर पाता। उसकी ऐसी बातों को सुनकर प्लूरियल काफी ज्यादा खुश होने के साथ अपने मन में कहने लगी, मैं समझ गई, हम तैयारी करेंगे और हम कल जा सकते हैं। वो और तो वान कल कुछ बेस बनाने के लिए हमारे साथ जा रहा है, तो चलो तैयारी करते हैं। अब ये सुनने के साथ और तो अपना मूड थोड़ा सा ठीक करने के साथ कहा कि अच्छा ठीक है, मैं कुछ घोड़ों को बुला लाता हूँ। वहीं दूसरी तरफ वान का प्लान एक ही झटकी में तबाह बर्बाद हो गया था। फिर यहाँ सीन कट होकर अगले दिन की तरफ आ गया था। कैलिस के अंदर की तरफ केम्सन की हालत बद से बदतर होती जा रही होती है, पर वो उसको बताता है, तुमने तो ये आइडिया दिया था कि हम डंजन जा रहे हैं, और उसका ये कह नहीं था। तभी उनके कैरेज के एकदम सामने जायंट ट्रोल आ जाता है और वो उन्हें कुछ कर भी पाता उससे पहले ही वो अजीब से बंदे उस पर अटैक करने के साथ उसको इतना मारते हैं कि वो बेचारा मर ही जाता है। और हम इसके कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर उनका कैरेज काफी ज्यादा दूर आ चुका था। वहीं पर बैठी टिलो और आटे बाहर का नजारा देखकर काफी ज्यादा हैरान हो रही थी। तभी उनको एक फ्लाइंग मोस्टर दिख जाता है जिसको वो बड़े ध्यान से देखने लगती है। अब ये देखने के बाद वान अपने मन में कहा कि कम से कम लड़कियां तो अपने इस सफर का आनंद लेती हुई दिखाई दे रही हैं। उसी वक्त ड्राइवर बताता कि लॉर्ड वान, हम यहाँ से पार करते ही वहाँ पर पहुँच जाएंगे। जो सुनकर वान पार करने के रास्ते को देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान होने के साथ कैरेज को यहीं पर रोकने को कहता है। अब ये सुनकर वो बंदा कैरेज को रोकने के साथ उससे पूछता है कि लेकिन हम लगभग पहुंच ही गए हैं, और उसका ये कहना ही था। तभी हम एक अजीब से बंदे को देखते हैं जो पार करने वाले रास्ते पर नाच रहा था। अब ये देखने के बाद वान की आंखें फटी की फटी रह गई थी, यहाँ तक कि वो उसको वापस आने को कह रहा था। पर वहाँ पर हम औरतों और कुसालों को भी देख पाते हैं, जिनको देखने के बाद वान पहले से भी ज्यादा हैरान होने के साथ अपने मन में कहा कि क्या तुम मजाक कर रहे हो, है ना। एडवेंचर पसंद करने वालों को लगता है कि सेफ्टी फर्स्ट का पूरा कॉन्सेप्ट उन्हें समझ में नहीं आता। फिर इसके कुछ देर बाद वान उन्हें समझाता है, चलो ऐसी जगहों के बारे में फिर से सोचे जहाँ एक गलती का मतलब है मौत। इसी वजह से खतरे का अंदाजा लगाओ और रिस्क को मैनेज करो, समझ में आ गया। और सब लोग घुटनों पर बैठ जाओ, बैठो और अपनी गलतियों के बारे में सोचो। जो सुनने के साथ वहाँ के सारे लोग ऐसा ही करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ कुसाला अपनी मस्त राम मस्ती में नाच रहा होता है। जो देखने के बाद वान उस पर गुस्सा करते हुए कहा कि और तुम कुसाला वहाँ पर उछल कूद कर रहे हो, अगर मैं अभी इस लट्ठे पर लात मार दूं तो क्या होगा। उसकी ऐसी बातों को सुनकर कुसाला के छक्के उड़ चुके थे। उसको मालूम हो गया था कि मैं यहाँ पर मर जाऊंगा। जबकि वान उन्हें समझा रहा था, कुसाला भले ही अपने पैरों पर हल्का हो, लेकिन लकड़ियाँ उलट सकती थी या टूट सकती थी और वह गिरकर मर सकता था। क्या तुम समझ रहे हो। जो सुनकर वो सारे के सारे इस बात से एग्री थे। जबकि वान बताता है कि तो तुमको क्या लगता है कि हमें इस लोग्स के साथ क्या करना चाहिए। जिस पे वो बंदा बताता कि काफी ध्यान से पेड़ पौधे लगाए क्योंकि वह पेड़ हैं। अब ये सुनकर वो सारे के सारे उस पर हंस रहे थे। उनको हंसता देखकर वान उन्हें धमकी देते हुए कहता कि मैं तुम्हारे बेस नहीं बनाऊंगा। अब ये सुनने के साथ वो सारे के सारे एकदम सावधान हो जाते हैं। जिसके बाद वान अपने प्रोडक्शन मैजिक का इस्तेमाल करते हुए एक ब्रिज तैयार करने के साथ कहता है कि सही जवाब है, हम एक स्ट्रॉन्ग ब्रिज बनाएंगे और तुम तभी पार कर सकती हो जब तुमको यकीन हो जाए कि यह सेफ है। अब बारी है बेस की, पर वहाँ पर डंजन का एंट्रेंस है, इसी वजह से वहाँ पर ज्यादा जगह नहीं होगी। पर मेरा पहला सवाल है कि मुझे किस तरह का फीचर बनाना चाहिए। जिस पर वो तीनों एक एक करके बताते हैं, एक गैम्बलिंग जोन और एक शराब खाना, साथ ही साथ एक अम्यूजमेंट पार्क। जो सुनकर वो उन तीनों के आइडिया को ही रिजेक्ट करते हुए अपने मन में कहना शुरू करता है, खैर मैंने उनका बेस बनाना शुरू कर दिया। सबसे पहले मैंने डंजन के एंट्रेंस के लिए एक गेट बनाया ताकि डंजन के मॉन्स्टर बाहर ना निकल सके। इसके बाद मैंने एडवेंचर करने वालों के रहने के लिए एक जगह बनाई। मुझे लगा कि अगर यह अच्छी तरह से बना होगा तो एडवेंचर करने वाले डंजन में ज्यादा आगे बढ़ेंगे। और इसके कुछ देर बाद हम उनके काफी बड़े बेस को देखते हैं जो सच में काफी ज्यादा बड़ा दिख रहा था। उसी वक्त वहाँ पर टीलाते के साथ बताते कि पहले फ्लोर पर रेस्ट एरिया और स्टोर हाउस है और सेकंड फ्लोर पर एक कैफेटेरिया है जिसको केम्सन बता रहा था। अब बारी आ गई थी आटे की, जो कह रही थी कि थर्ड फ्लोर पर स्लीपिंग एरिया है। फिर हम टेरेस की तरफ आते हैं जहाँ पर वान का कहना है, मैंने तुम सबको आराम करने के लिए नेचर की तरफ एक टेरेस भी बनाया है। वहाँ के इस खुशनुमा माहौल को देखकर केम्सन कहता है अब डंजन के जाने के बीच हर कोई आराम कर सकता है। दूसरी तरफ वान कह रहा था, इसके अलावा मैंने छत पर पानी की टंकियां और रैन कैचर भी बनाए हैं। आप उन्हें टॉयलेट फ्लश करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखो कि तुम उन्हें पी नहीं सकते। सब समझ गए। इस बात से वहाँ के सारे बंदे एग्री थे। फिर हम शाम की तरफ आते हैं जहाँ पर वान औरतों से बातें कर रहा था। मैं इस बेस का मैनेजमेंट तुम्हारे हाथों में छोड़ता हूँ, प्लीज सबका ध्यान रखना। जिसके लिए औरतों भी मान जाता है। फिर हम बेस की तरफ आते हैं जहाँ पर वो सारे के सारे लोग काफी ज्यादा मजे कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ वान उन्हें बताता है कि अरे तुम लोग अंधेरा हो रहा है इसलिए हमें वापस चलना होगा। पर वो लोग वहाँ से जाने को तैयार नहीं थे। अब ये देखने के बाद वान उनको बताना शुरू करता है, मेरा कर्फ्यू सूरज डूबने के बाद है और हम जा रहे हैं वरना स्पार्टा मुझ पर गुस्सा होगा। उसी वक्त
वक्त आर्टे लॉर्ड वान को एक मिथ्रिल ओर दिखाती है, जो देखने के बाद वान काफी ज्यादा हैरान हो गया था और उस मिथ्रिल ओर को देखने के लिए वहाँ पर काफी सारे बंदे आ जाते हैं, लेकिन वान इसके लिए आर्टे का शुक्रिया अदा करता है। यहाँ तक कि वहाँ के सारे के लोग हु हा ही हा कर रहे थे। फिर यहाँ से कट होकर वान के विलेज की तरफ आ जाता है, जहाँ पर उनका कैरिज पहुंच चुका था। पर गेट के बाहर की तरफ हम एस्पार्टा को देखते हैं, जो काफी ज्यादा गुस्से में लग रहा था। एस्पार्टा को इतना गुस्से में देखकर वान की फटके चौसठ हो चुकी थी, जबकि एस्पार्टा उसकी तरफ आते हुए कहता कि लॉर्ड वान हमें बात करनी है, प्लीज मेरे साथ चलो। उसको इतना गुस्से में देखकर वान उनसे मदद मांग रहा होता है, लेकिन वहाँ के सारे लोग अपने ही बहाने बनाने लगते हैं। ये सब सुनने के बाद वान औरतों का हाथ पकड़ते हुए कहा कि औरतों, ये सब इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि मैंने तुम जैसे एडवेंचर लोगों की मदद की। वान की ऐसी बातों को सुनकर औरतों के पसीने छूटने लगे थे, लेकिन वो ना चाहते हुए भी इसके लिए तैयार हो जाता है। फिर वो एस्पार्टा की तरफ जाते हुए बोला, अरे एस्पार्टा सर, इस बार हम कुछ हद तक जिम्मेदार हैं। ये बात सुनकर वान खुश होने के साथ अपने मन में कहने लगा, हाँ तुम ठीक कह रहे हो और तो यह सही है और मेरी कोई गलती नहीं है। वहीं दूसरी तरफ खड़ा एस्पार्टा काफी गुस्से के साथ उसको साइलेंस रहने को कहता है। इसी वजह से और तो भी अब उसकी कोई मदद नहीं कर सकता था। यहाँ तक कि एस्पार्टा वान को घसीटते हुए वहाँ से ले जाने लगे। अब ये देखकर वान उससे माफी मांगने लगता है, लेकिन एस्पार्टा उसकी एक नहीं सुनता और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड खत्म हुआ।